हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोमेट्री के बारे में। आज का क्लास हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब जियोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ये इम्पोर्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि जियोमेट्री एक चैप्टर ही है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी ट्रिगोनोमेट्री किया है 10th का, हाइट एंड डिस्टेंस किया है, और सर्कल हम लोग अभी कर रहे हैं। तो अब जियोमेट्री जब हम लोग ये करने वाले हैं तो ये 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th के लिए इम्पोर्टेंट है और 8th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी हम लोग जियोमेट्री के बेसिक्स से देखेंगे। आप लोग अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में देखे होंगे कि बड़े बड़े मैटर को आदमी आसानी से सॉल्व कर लेता है, मैनेज कर लेता है, लेकिन झगड़ा एकदम छोटी छोटी बेसिक सी बुनियादी बातों को लेकर हो जाता है। जैसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा लोग कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातों को तो आसानी से लोग मैनेज कर लेते हैं। वही हाल हमारे स्टडी में भी है, हमारे पढ़ाई में भी है कि हम लोग बड़ी बड़ी बातों को तो आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो बुनियादी बातें होती हैं, जो बेसिक सी बातें होती हैं, उन सब बातों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वही सारी बुनियादी बातों को लेकर, बेसिक सी बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए सबसे पहले जियोमेट्री का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो जियोमेट्री वर्ड है इसका मतलब समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जियो का नाम पहले भी सुना होगा। ये जो जियो है ये वो वाला अंबानी जी वाला जियो नहीं है। ये जो जियो है वो जियो है जो हम लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा था। जियोग्राफी मतलब भूगोल होता है। तो ये जो जियो है, तो जियो का तो हम लोगों ने पहले भी नाम सुन चुका है। यानी ये जो जियो है इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? भू समझते हैं। भू मतलब भूमि। जियो का मतलब भूगोल से हम लोग भू समझ सकते हैं। भू यानी भूमि। और ये जो मेट्री है ये पूरा जो जियोमेट्री वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जियो प्लस मेट्रीन से मिलके बना है। जियो प्लस मेट्रीन से मिलके ये जो जियोमेट्री वर्ड है ये बना है। अब हम लोग समझते हैं कि जियो का मतलब तो भूमि हो गया। अंबानी जी वाला जियो का मतलब नहीं है, भूगोल वाला यानी जियोग्राफी वाला जियो है। जियो का मतलब भूमि हो गया और मेट्रीन का मतलब माप हो गया। ट्रिगोनोमेट्री में भी हमने पढ़ा था कि ट्राइगोनिया प्लस मेट्रोन यानी 3 कोनों का माप। वैसे ही जियो प्लस मेट्रीन यानी जियो यानी भूमि और मेट्रीन यानी माप। मेट्रीन यानी माप, इसमें भूमि और ये मापन, माप या मापन कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो जियोमेट्रीन है इसका मतलब भूमि और मापन है। यानी इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो जियोमेट्री जो हम लोग वर्ड लाए हैं, ये जो जियोमेट्री का खोज किया गया है वो किस लिए किया गया है? भूमि के मापन के संदर्भ में किया गया होगा। यानी भूमि के मापन के संदर्भ में जियोमेट्री वर्ड को यानी जियोमेट्री को खोजा गया होगा। जियोमेट्री के बारे में सिद्धांत, थ्योरम दिया गया होगा। तो सबसे जो जियोमेट्री में शून्य, जैसे हम लोग केमिस्ट्री, आप लोगों ने कुछ विद्यार्थी ऐसे, कुछ हमारे साथी ऐसे हो गए जो केमिस्ट्री का बेसिक तो सब लोग जानते होंगे, और जो बेसिक जानते होंगे तो उसमें सबसे बेसिक में है अणु और परमाणु। सबसे बेसिक्स में है अणु और परमाणु। यानी परमाणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि परमाणु सबसे छोटा टुकड़ा होता है। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे भाग को हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि परमाणु को हम लोग बांट नहीं सकते हैं। ऐसे तो अब जैसे जैसे नया नया खोज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी जानकारियाँ आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी तक हम लोगों ने यही परमाणु का बस यही हम लोग जो डेफिनेशन होता है वो परमाणु का यही हम लोग जानते हैं कि परमाणु वैसा छोटा टुकड़ा होता है पदार्थ का, वह छोटा या न्यूनतम भाग होता है जिसकी हम लोग कोई भी जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं।
अब आगे देखिए, अब परमाणु का हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ये तो क्या हुआ, सबसे न्यूनतम भाग हो गया, ये केमिस्ट्री में हमें पढ़ना था। हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में वह सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा जिसका हम लोग कोई भाग नहीं कर सकते हैं, वो पॉइंट कहलाता है। पॉइंट कहलाता है, पॉइंट का मतलब बिंदु से है, पॉइंट यानी बिंदु, यानी सबसे छोटा टुकड़ा जो मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं, मैथ में, गणित में हम लोग देखते हैं, वो पॉइंट कहलाता है, बिंदु कहलाता है। बिंदु का हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा टुकड़ा हमारा बिंदु हो गया। अब आगे समझते हैं, जब छोटा टुकड़ा, इसकी कोई भी अगर हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ना तो इसकी लंबाई नाप सकते हैं, ना ही चौड़ाई माप सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई कुछ भी नहीं माप सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा टुकड़ा है। अगर इसमें लंबाई मान लीजिए कि मापा गया कि इतना लंबाई है, तो जब लंबाई माप लेंगे तो उसका टुकड़ा भी कर देंगे, तो इसका हम लोग लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते हैं, यानी सबसे छोटा टुकड़ा पॉइंट, बिंदु कहलाता है। अब आगे देखते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे रेखा के बारे में। रेखा क्या होता है, लाइन। रेखा और रेखाखंड में क्या आप लोग अंतर समझते हैं? रेखा और रेखाखंड में आप लोग नाम तो सब लोग सुने होंगे, रेखा का भी और रेखाखंड का भी, लेकिन बहुत ऐसे कम ही लोग होते हैं जो रेखा और रेखाखंड का अंतर यानी डिफरेंस बता पाते हैं कि रेखा का मतलब क्या होता है और रेखाखंड का मतलब क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि रेखा क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है। पॉइंट आप लोग समझ गए हैं कि जो मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे छोटा जो भाग लेते हैं, एक तरह से ये परमाणु हो गया। केमिस्ट्री में परमाणु और मैथमेटिक्स में पॉइंट यानी बिंदु हम लोग समझ लिए। अब इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं रेखा की, यानी रेखा। देखिए पॉइंट, ढेर सारा पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट अगर हम लोग ढेर सारा कर देंगे, अगर ढेर सारा छोटा छोटा पॉइंट कर देंगे, तो ढेर सारा पॉइंट के मिलने से कुछ इस तरह का हमें आकृति दिखाई पड़ेगी। एक पॉइंट है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके नज़दीक नज़दीक अगर करेंगे तो इस तरह की आकृति हमें नज़र आएगी। तो जो ढेर सारे पॉइंट को मिलाने से जो एक सरल आकृति, सीधी आकृति हमें दिखाई देती है, वही क्या कहलाती है, वही हमारी रेखा कहलाती है। समझ रहे होंगे, सबसे छोटी जो भाग होता है जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वो पॉइंट कहलाता है, और ढेर सारे पॉइंट को यानी बिंदु को मिलाकर जो आकृति हमें प्राप्त होती है, उसे हम लोग रेखा कहते हैं। और रेखा के बारे में चलिए मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए तो कहीं भी जा सकता है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। जितना बिंदु बनाएंगे उतना दूर तक जाएगा। हम लोग देखिए ऐसे भी कर देते हैं, तो इसको भी हम लोग रेखा समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये रेखा ही है, लेकिन रेखा के डेफिनेशन हम लोगों ने क्या समझा कि रेखा जो है वो अनंत तक जा सकती है, यानी जितना बिंदु हम लोग मिलाएं उतना तक रेखा हमारा जो है वो जा सकती है। हमारी रेखा कहाँ तक जा सकती है? अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से पूरे बोर्ड के जा सकती है, और बोर्ड के बाहर भी हो सकता है कि जा सकती है। लेकिन जब बात करें रेखाखंड, रेखाखंड में हम लोग समझेंगे रेखा प्लस खंड। रेखा प्लस खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, और रेखा तो हम लोग समझ ही गए, लाइन समझ गए। रेखाखंड, रेखा के खंड को रेखाखंड कहते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, इस तरह से लाइन बोर्ड के बाहर भी चला गया। ये पूरा लाइन जो ये पूरी आकृति है, इस आकृति को हम लोगों ने रेखा कह दिया। इसका कोई अंत नहीं है, रेखा का कोई अंत नहीं है। और जिसका अंत है, यानी मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे लाइन खींच दिया और यहाँ पे लाइन खींच दिया, तो हमारे पास ये एक टुकड़ा मिल गया जिसका हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका अंत है ए और बी के बीच में, इसको ए बी लंबाई, इसको लंबाई की को ए बी कह सकते हैं।
लंबाई को क्या बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं। तो जिसका दो अंत पॉइंट यानी एंड पॉइंट, जिसका अंत बिंदु जो दो हो, यानी यहाँ पे भी अंत कर रहा है और इधर से जो देखेगा उसको दिखेगा कि रेखा यहाँ पे अंत हो रहा है। तो जिस रेखा में दो एंड पॉइंट यानी दो अंत बिंदु मिल जाए उसको हम लोग रेखा खंड बोल देंगे, यानी रेखा के खंड को हम लोग रेखा खंड बोल देंगे। और रेखा खंड के बारे में एक चीज़ और है कि रेखा में सिर्फ लंबाई होती है। रेखा में क्या होती है, सिर्फ लंबाई ही होती है। देखिए सिर्फ लंबाई, यानी पॉइंट में लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है। और जब पॉइंट को इस दिशा में बढ़ा दिए हम लोग तो क्या हुआ, इसी दिशा में सिर्फ बढ़ेगा ना, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। जब ऊपर नीचे नहीं हुआ तो इसमें चौड़ाई नहीं होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रेखा और रेखा खंड दोनों के बारे में हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती है। समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मैंने आपको पॉइंट बताया, उसके बाद रेखा समझाया कि रेखा कहाँ तक, अनंत तक जा सकती है। रेखा खंड, अगर रेखा के खंड कर दे तो उसे रेखा खंड कहते हैं। और रेखा के बारे में मैंने आप लोगों को एक बात बताया कि रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, यानी अगर लंबाई की, चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो चौड़ाई क्या होगा, 0 होगा। रेखा में चौड़ाई क्या होगा, 0 होगा। और रेखा का ही भाग है, एक तरह से रेखा का बेटा है जो है वो रेखाखंड है। तो जब माँ बाप के पास, इसके पेरेंट्स के पास ही जब चौड़ाई नहीं है तो इसको कहाँ से देगा। अगर आपके पापा के पास अगर ज़मीन नहीं होगा तो वो आपको कहाँ से ला के देंगे। वही यहाँ देखिए, अगर इन रेखा के पास, ये जो रेखा है इसके पास चौड़ाई है ही नहीं, तो ये अपने बेटे को, यानी अपना इसका ही टुकड़ा है। हम लोग अपने माँ का बाप का ही, अपने माता पिता के ही अंश हैं। तो यही जो रेखा खंड है वो रेखा का ही अंश है। तो जब इसके पास चौड़ाई नहीं है तो ये अपने अंश, अपने टुकड़े को कहाँ से ला के देगा। यानी कह सकते हैं कि रेखा खंड के पास भी क्या नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होता है, यानी सिर्फ लंबाई होता है। अगर कोई कह दे कि ये जो लाइन है इसका अगर एरिया निकालें तो क्या होगा, एरिया निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि एरिया में लंबाई और चौड़ाई दोनों की ज़रूरत होती है। जब हम लोग एरिया की बात करते हैं तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरफेस के बारे में। सरफेस यानी जो एरिया होता है उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं सरफेस के बारे में। सरफेस कहता है कि अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिला दिया जाए तो सरफेस बनेगा। हम लोगों को अगर एरिया निकालना होगा तो हमें लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो यही तो हमारा सरफेस होगा, यानी पृष्ठ होगा। और इसी पृष्ठ का तो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं ना, इसी पृष्ठ का तो हम लोग एरिया निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई जोड़ के। तो जब सरफेस का हम लोग एरिया निकालते हैं तो ये सरफेस कैसे बनता है, लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ से मिलके बनता है। तो सरफेस के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस में लंबाई और चौड़ाई होता है। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई की बात कर दिए, तो लंबाई और चौड़ाई के बारे में एक और हम लोग बात करते हैं कि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, यानी एक डायमेंशन ये है बीमा और एक डायमेंशन ये है बीमा। कै गो डी, एगो डी यहाँ एगो डी यहाँ, यानी 2 गो डी, एगो डी यहाँ और एगो डी यहाँ, यानी 2 गो डी। तो क्या कह सकते हैं, जो पृष्ठ है, जो सरफेस है वो 2D होता है। अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करेंगे, आयत की बात करेंगे तो क्या होता है, 2D होता है। अगर हम लोग बात करेंगे स्क्वायर के यानी घन के बारे में तो वो भी 2D होता है। अगर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो ये भी 2D होता है। यानी जिसमें 3 डायमेंशन नहीं दिया गया हो वो 2D होता है, जिसमें 2 ही डायमेंशन। देखिए एक x के तरफ है, सॉरी एक y के तरफ है और एक x के तरफ है। इसमें भी एक y के तरफ है, इसमें भी एक x के तरफ है, इसमें भी y एक x y आप लोग समझ रहे होंगे। इस तरह का ग्राफ होता है, ऊपर में y, नीचे में y डैश, इधर x और इधर
एक्स डैश। जिनको ये नहीं पता होगा उनके लिए हम स्पेशल क्लास, एक स्पेशल क्लास में ये सब कुछ समझा देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग आगे ध्यान दीजिए, इतना समझ रहे होंगे। अब देखिए, बात कर रहे थे हम लोग सरफेस की। सरफेस समझ गए कि 2D होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं जियोमेट्री पे, अपने कोण पे, कि कौन सा कोण कैसा होता है, कोण किसे कहते हैं। क्योंकि जियोमेट्री में हमें कोण के, यानी देखिए साइड के, ये जो है इसे तो साइड हम लोग बोल दिए, यानी जो सरफेस है, सरफेस में जो 2 डायमेंशन दिया हुआ है उसे तो हम लोग साइड बोल दिए, साइड बोल दिया, यानी इसकी भुजा बोल दिए। तो साइड के साथ साथ इसमें एंगल भी तो बन रहा है ना, एंगल मिला के ही तो सरफेस बनेगा ना। अगर मान लीजिए कि ये लाइन सीधा चला गया तो इस सरफेस तो नहीं बनेगा, इसे मुड़ना पड़ेगा इसको, तभी तो सरफेस बनाएगा। तो जब मुड़ेगा तो किसी एंगल से मुड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंगल समझते हैं। आइए अब हम लोग कोण को समझते हैं कि कोण क्या होता है। तो देखिए, अगर 2 रेखा एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ नहीं हो रहा है, यहाँ से प्रारंभ हो और यहाँ से ये रेखा भी यहाँ से प्रारंभ हो, यानी जो इनका इनिशियल पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहाँ से ये शुरुआत करे, वो एक ही जगह पे होता है। तो ये दोनों रेखा होता है, ये दोनों रेखा मिलके एक कोण का निर्माण करता है। यही जो होता है इसी को हम लोग कोण यानी एंगल कहते हैं। जब 2 लाइन एक जगह से स्टार्ट हो तो ये किसका निर्माण करते हैं, एंगल का निर्माण करते हैं। और जहाँ से स्टार्ट होता है इन दोनों लाइन के ये जो पॉइंट होता है, यानी जो कॉमन पॉइंट होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, यानी शीर्ष बोलते हैं। अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ये सब बता क्यों रहे हैं आपको, यानी कोण के बारे में कोई वर्टेक्स क्यों बता रहे हैं, कोण क्यों बता रहे हैं। तो बस 2 मिनट और रुकिए, उसके बाद देखिएगा कि मैं आप लोगों को ये सब बता क्यों रहा हूँ। बस आप ये समझिए कि एंगल किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई पूछ दिया कि एंगल किसे कहते हैं, हम लोगों को बताना होगा। तो एंगल समझिए कि मान लीजिए कि एंगल, जब 2 लाइन एक ही जगह से स्टार्ट हो, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो, तो दोनों मिलके एंगल कोण का निर्माण करते हैं। और उनके जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। अब आगे देखिए, अब चलिए हम लोग कोण के टाइप के बारे में बात करते हैं। पूछता है कि न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, और एक होता है प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। न्यून कोण सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जब कोण में हम लोग चलेंगे तो एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे। एक्यूट एंगल यानी ऋजु कोण, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के बारे में बात करेंगे। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, न्यून कोण के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले न्यून कोण को समझते हैं कि ये जो न्यून कोण है आखिर होता क्या है। तो अगर हम लोग न्यून कोण के बारे में बात करें तो न्यून कोण जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। जो क्या है, थीटा है, वो 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी 0 को भी छोड़ दीजिए और 90 डिग्री को भी छोड़ दीजिए, और इन दोनों को छोड़ के जो इनके बीच का एंगल होगा वही क्या कहलाएगा, वही हमारा न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहलाएगा। समझ सकते हैं आप लोग कि जितना भी 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, जितना भी हुआ यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से 0 और 90 को छोड़कर इन दोनों के बीच के जितने भी एंगल है उन्हें क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अधिक कोण के बारे में, यानी ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बात करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण के बारे में बात करते हैं। तो जो ये अधिक कोण है इस तरह का हम लोग अगर बना दिए तो क्या, ये अगर 90 से छोटा है, 90 इस तरह का बनेगा, जो सीधा खड़ा होगा 90, और 90 से जो छोटा हो गया वो क्या कहलाएगा, वो न्यून कोण कहलाएगा। और देखिए ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और जो एंगल होगा वो 180 से छोटा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, यानी अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण यानी 90 डिग्री इस तरह का बनता है। तो ये जो लाइन है सो यहाँ से अगर इस तरह से बनेगा, 90 डिग्री को अगर हटा दिया जाए तो ये जो एंगल है वो अधिक कोण कहलाएगा।
अधिक कोण कहलाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए इसमें 90 को छोड़ के यानी 90 से छोटा हो गया और इसमें 90 से बड़ा हो गया, इसमें 90 से बड़ा हो गया, इसमें 90 से छोटा हो गया, तो 90 का भी तो कुछ नाम होगा। तो जो भी कोण अगर कोई भी कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो उसे समकोण बोलते हैं। अगर 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण बोलते हैं यानी राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। यानी इस तरह का अगर हो 90 डिग्री का कोण बनाए तो क्या बोलते हैं उसको? राइट एंगल बोलेंगे। अब एक चीज है रिजु कोण। चौथा नंबर पर जो है हमारा वो रिजु कोण है। हिंदी कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है इसलिए आपको इंग्लिश से समझाते हैं। स्ट्रेट एंगल होता है। रिजु कोण का मतलब स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल का नाम सुन के आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि स्ट्रेट यानी सीधा रेखा। सीधा रेखा पे जो एंगल बनता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। आप लोग कहेंगे कि सारा कोण तो सीधा रेखा पर ही बन गया, लेकिन जो सीधा रेखा ही है वही जो है वो स्ट्रेट एंगल है। यानी 180 डिग्री का अगर कोण बना दे तो क्या होगा? वो स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण कहलाएगा। 90 और 0 के बीच में तो एक्यूट एंगल, 90 और 180 के बीच में तो ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। उसके बाद अगर 90 का हो जाए तो राइट एंगल यानी समकोण, और अगर 180 का हो जाए तो रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। अब पांचवा नंबर पे हम लोग समझते हैं क्या? पांचवा नंबर पर हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है प्रतिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण या प्रतिवर्ती कोण इसी करके इसी तरह से कुछ होता है नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब इसका सीधा उल्टा। यानी ये 90 से अगर कम हो जाए और अगर देखिए 180 से कम का हम लोग समझ ले, 180 का समझ ले, और एक राउंड अगर हम लोग जानते हैं कि अगर पूरा चक्कर लगाता है एक राउंड तो कितने का कोण बनता है? 360 का बनता है। तो 180 से आगे यानी 180 से जो बड़ा हो, 180 से बड़ा एंगल और 360 से जो छोटा एंगल हो जाए उसे क्या हम लोग कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। देखिए 90 से छोटा 0 से बड़ा यानी न्यून कोण, 180 से छोटा 90 से बड़ा यानी अधिक कोण, और अगर 90 डिग्री का हो जाए तो समकोण यानी राइट एंगल, और अगर 180 का हो जाए तो स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण, और रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 से लेकर 360 के बीच होगा। इतना पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी बात हम लोग समझते हैं। एक बात आता है पूरक कोण और समपूरक कोण। सबको इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आइए पूरक कोण और समपूरक कोण को समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पूरक यानी अगर कोई भी दो कोण दिया हुआ है, इस तरह का कोई कोण दिया हुआ है, अगर इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर कोण ए प्लस कोण बी अगर दोनों मिला के अगर 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे क्या बोलेंगे? पूरक बोलेंगे। यानी कोई भी दो कोण अगर मिल के 90 डिग्री का कोण बना दे तो क्या हम लोग बोलेंगे? उसे उन दोनों कोणों को हम लोग पूरक बोलेंगे। यानी दोनों को जोड़ के अगर 90 हो जाए, यानी एक कोण 60 है और एक कोण 30 है, एक कोण 45 है और एक कोण 45 है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा? पूरक कोण कहलाएगा। 60 का पूरक 30, 45 का पूरक 45। अगर दोनों को जोड़ के अगर 90 हो जाए तो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। अब आते हैं समपूरक पे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री जो एंगल है ये समपूरक कोण है, ये बोलता है
कि अगर किसी भी दो कोनों का योग, अगर किसी भी दो कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो ये दोनों कोण है वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण कहलाएगा। एक 120 है, दूसरा 60 हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे का समपूरक है। एक 150 है, दूसरा 30 हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। एक 100 है और एक 80 हो जाए, ये दोनों एक दूसरे का समपूरक है। 90 डिग्री हो जाए तो पूरक और 180 डिग्री हो जाए तो समपूरक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक मैंने जितनी भी बातें समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी शून्य से लेकर यहाँ तक मैंने आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं कर रखा है, तो अगर आप लोगों को हमसे क्लास करना है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं, और अगले वीडियो में भी हम लोग इसी का बेसिक लेकर आएंगे। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, ये जो है वो 9th के बारे में पूरा मैंने बताया। और ऐसा नहीं है, ये जो बेसिक है और बेसिक हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि 10th वाले को अगर ABCD आ जाए तो वो उनके लिए खराबी करेगा, उनको भी ABCD सीखना है। हाँ, हो सकता है उनको ABCD के बाद और आगे भी बढ़ना है, और जो पहला क्लास में है, जो नर्सरी में है, उनको ABCD से काम चल जाए। तो 10th वालों के लिए भी ये सीखना जरूरी है, 8th वालों के भी सीखना जरूरी है, और 9th वालों के लिए भी सीखना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि आज का क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे क्लासेस को कवर करेगा, बहुत सारे जो वर्ग हैं उनके बेसिक्स को क्लियर करेगा। जियोमेट्री के बारे में अगर आप लोगों को जितनी भी मैंने जानकारियाँ दी है वो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।